पलट अब हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर जा चुके हैं। 8 दिसंबर यानी बीता कल रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। हालांकि जो तस्वीर आज सीरिया की बनी है उसकी शुरुआत आज की नहीं है, बल्कि 13 साल पहले 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय सरकार का विरोध शुरू हुआ जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हाल ही में 27 नवंबर को इस्लामी विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़पें शुरू हुई। विद्रोही गुटों ने हमले तेज कर दिए और 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिनमें हम देखें तो प्रमुख रूप से सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, इसके साथ ही अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा इसमें शामिल है। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन बशर अल असद देश छोड़ने को आखिर क्यों मजबूर हो? हर कोई इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। साथ ही ये भी जानना चाहता है कि इस तख्तापलट का बाकी देशों पर क्या कुछ असर होगा। इन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ 6 तस्वीरें आज की, क्या कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं वो उस पर नजर डालते हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां यूएनएससी में कहीं ना कहीं बैठक बुलाई गई है सीरिया में हुए इस तख्तापलट को लेकर के, और ये इमरजेंसी मीटिंग है। इमरजेंसी मीटिंग में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अवसर का ये क्षण है। ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि असद अब मॉस्को पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीरिया से रवाना होने के बाद वो मॉस्को पहुंचे हैं। ये तीसरी तस्वीर। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो विद्रोही लगातार विद्रोह कर रहे थे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच चुके हैं और झंडे को लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही 5वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विद्रोहियों ने वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। जश्न मनाने के साथ उन्होंने अपने झंडे तो लहराए ही, साथ ही गोली भी चलाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। और उसके बाद में ये 6ठी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलेप्पो की, जो सैटेलाइट फुटेज वहां से ली गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पश्चिम एशिया की सियासत पर इसका क्या असर होगा, ग्राफिक्स के जरिए वो भी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जहां सीरिया गृह युद्ध पर पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से सटी हुई है सीरिया की सीमाएं। किस किस देश से ये जुड़ी हुई है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया के व्यापार मार्गों में ऊर्जा गलियारों तक पहुंच अब कहीं ना कहीं आसान होगी। तो पश्चिम एशिया की सियासत पर सीधे तौर पर नजर डाल रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पश्चिम एशिया में रूस का सबसे भरोसेमंद साथी है सीरिया। तो सीरिया में तख्तापलट के बाद में उसका क्या कुछ असर पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है, पश्चिम एशिया की सियासत पर पड़ रहा है, वो आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही सीरिया युद्ध, गृह युद्ध पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। तो तख्तापलट तो अब हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा उसको लेकर के लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है। और ऐसे में जब ये तख्तापलट हुआ है तो कोई देश इसमें अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई नरम भी पड़ रहा है। तख्तापलट में कहीं तेवर दिख रहे हैं तो कहीं फेवर लिया जा रहा है। चीन की अगर हम बात करें तो सीरिया की स्थिति पर नजर है लगातार, और कहा जा रहा है कि देश में जल्द ही स्थिरता आ जाए। जर्मनी की तरफ से जो बयान आया उसमें कि सीरियाई जनता के लिए बड़ी राहत है, यानी कि जर्मनी के तेवर आप देख पा रहे हैं इनके इस बयान के जरिए। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है असद सरकार का पतन एक ऐतिहासिक दिन इसको बताया गया है। ये जो तख्तापलट हुआ है, सत्ता हस्तांतरण से आतंकवादी संगठन ना उठाएं फायदा, ये तुर्की की तरफ से ये बयान सामने। तो अलग अलग देशों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस तख्तापलट पर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। यूएई राजनीतिक विफलता का परिणाम है, ऐसा कहना है यूएई का, जो तख्तापलट हुआ है सीरिया में। यमन की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के विस्तारवादी एजेंडे की ये विफलता है, विफलता सामने आई है ये तख्तापलट के रूप में। फिलीपींस की तरफ से कहा जा रहा है कि संयम बरतें और हिंसा से बचे, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर खेलते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं और सीरिया के भविष्य पर अब कहीं ना कहीं सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। असद के पतन से मध्य पूर्व में सत्ता की रेस अब और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, जिसमें रूस, ईरान, इजराइल और तुर्की सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
इसके साथ ही एचटीएस विद्रोही सैनिकों ने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है और सिर्फ दमिश्क नहीं यानी कि राजधानी नहीं बल्कि इसके अलावा 4 और शहर हैं जिन पर कब्जा किया गया। रूस और ईरान ने हमेशा असद का समर्थन किया है। अब सीरिया के भविष्य पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भविष्य क्या होगा, कैसे वहां के लोग अब आगे अपना कामकाज चलाएंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने को तैयार सीरिया पीएम, तो ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। असद को सत्ता से बेदखल करना एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा कहना है नेतन्याहू का। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त अनिल थॉमस हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है अचानक, हालांकि हम देखें तो इसकी नींव आज की नहीं है बल्कि कई साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब तख्ता पलट के बाद में क्या भविष्य नजर आता है सीरिया का? बिल्कुल, 24 साल के जद्दोजहद के बाद आज ये दिन मेरे हिसाब से सीरिया में पॉसिबल हुआ है। और असद का एक तरह से रिजाइन करने के बाद रूस में शरण लेना साफ संकेत है कि लगभग लंबे समय बाद, जब से यहाँ इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति रहा है, तब से अब तक लेकर ईरान, ना कि ईरान, रूस और फिर हिजबुल्लाह, किसी का भी कंट्रोल सीरिया पर दिखता नहीं है। और मैं कहूँगा वहाँ के जो लोग हैं, जो अलग अलग जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे, वहाँ वो जाकर जो शरण लिए थे, अब जो हालात वहाँ डेवलप हो रहे सीरिया में, वो काफी उत्सुक है कि वापस एक बार घर लौटने का मौका है। क्योंकि असद का जो एक रूल था, उस रूल के समाप्त होने के बाद लगभग 24 साल का जो शासन है वो खत्म होने के बाद उनके लिए एक उम्मीद जागी है। और वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब किसी भी माध्यम से, पहले होता था वहाँ गाड़ियों के जो बॉर्डर स्टेट से, वहां से वो गाड़ियों की मदद से आते थे, लेकिन अब में बस भरकर लोग वहां से एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं सीरिया वापस आने के लिए। क्योंकि सीरिया में जो बदलाव हुआ है उससे उन लोगों में काफी उम्मीद है कि एक बार फिर यहाँ शांति और बहाली, भले ही अब से कुछ समय लगे, लेकिन जरूर उनको घर वापसी आने का एक मौका मिलता दिखता है। जी अनिल, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, इसका सबसे सीधा मतलब एक तरह से देखिए तो मतलब जो एक अस्ताना अकॉर्ड है जिसमें लगभग 22 मीटिंग्स हो चुके हैं, और इस 22 मीटिंग में जिसका आखिरी पड़ाव था, नवंबर के महीने में मीटिंग हुआ था, और 27 तारीख को जब ये पूरा जिस तरह से ये एक तरह से जिसे रिवोल्ट कहते हैं या फिर विरोध कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई है। और लगभग 11 दिन में मतलब पूरा कंट्रोल लूज करना ये साफ दर्शाता है कि मतलब जो फाइट बैक या फिर जो रिवोल्ट था वो काफी मजबूत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काफी सोच विचार होगा। जिस तरह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया, वहीं आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक होगी रूस के रिक्वेस्ट पर, और वहां काफी कुछ मंथन किया जाएगा किस तरह से इस जो डेवलपिंग सिचुएशन है या फिर जो फ्लूइड सिचुएशन है वहां जो डेवलप हो रही है, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, जिस तरह से कंट्रोल हो जाए, ताकि ये जो फिलहाल जो प्लेयर्स इसे चला रहे हैं कहीं ये गलत हाथों में ना जाए। क्योंकि अगर गलत हाथों में जाए तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। वहां जो शांति की खोज है, जरूर तख्ता पलट हुई है, लेकिन शांति की खोज के लिए और समय लगेगा। तो ऐसे में जरूर आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, और उसमें देखना होगा कि क्या दिशा और दशा देते हैं सीरिया में जो गतिविधियां हो रही है, और सीरिया में जो हालात डेवलप हो रहे हैं उस पर किस तरह से काबू पाने की कोशिश होती है। जी अनिल, अगर हम देखें तो असद को कहीं ना कहीं अब पुतिन की शरण मिल चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, वो ऑप्शन तभी था असद के पास कि जब असद अगर अपने आप इस्तीफा दे देते, और उन्होंने शरण लिया, एक तरह से मैं कहूंगा कंसीड करना होता है। अगर कभी भी कोई राजा अगर इस तरह का कंसीड, जब कोई किसी और देश में जाकर शरण लेता है तो ऑटोमेटिकली वो एक कंसीड अपने ग्राउंड को करता है। और मैं कहूंगा जिस तरह से उन्होंने अब ये ग्राउंड कंसीड किया और रूस में उन्हें जो असाइलम मिली है, ये मेरे हिसाब से एक दर्शाता है कि जो एक काल है उनका, एक राज का समय था करीब 24 साल का, वो खत्म होता है। और यहाँ मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर रूस ने जरूर उन्हें असाइलम दिया है, लेकिन मुश्किलें रूस के लिए बढ़ेगी। क्योंकि ये देखना होगा कि एक बहुत ज्यादा पुतिन के मतलब क्लोज एलाइज थे सीरिया, और अब सीरिया का अब इस तरह से गिरना मैं कहूंगा मेडिटेरेनियन में तो काफी मुश्किलें बढ़ाता है रूस के लिए आने वाले समय में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल थॉमस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ